Sound is clear to you, Sabah? Do you hear me? The sound? Can you hear me, Sabah Asghar? Yes, sir, I can hear. Okay. What about the presentation? Visible, sir. Visible? Okay. Because the thing is that these are all dependent on the clinical examination. Basically, the valvular heart disease or any heart disease depends on the physical examination. More is the you are expert in this examination, more are the you can achieve the goal. Because the session actually has been done for 1 hour rather than half an hour. Instead of bulk, because of the higher bulk, the two other lectures of the aortic valve will be delivered to you by definitely a recorded by me alone, and then I will send you to save the time. So we will start the session 2 now, and it is the second part of this, the mitral regurgitation or insufficiency of the mitral valve. The first heart sound was produced previously. I have said that, but the closure of the mitral valve and the closure of the tricuspid valve and the opening of the aortic valve and opening of the pulmonary valve. While the S2 is appeared because of the closure of the aortic valve and the closure of the pulmonary valve, while opening of the mitral valve and opening of the tricuspid valve means that first phase is systolic phase and the second sound very near to the diastolic phase. If the valve is dilated, insufficient, it means that the total कितना normal होता था 4 to 6 centimeters square. Now it has got the content of regurgitation means that now it is dilated. It can be dilated through these mechanisms possible. There is annular calcification. Annulus, what is annulus? Annulus is the part, अगर आप मेटल वेल को निकाल दें जो खाली होल रह जाएगा खाली, तो उसको कहते हैं वो स्पेस है जहाँ पे वो इंसर्ट हुआ है वेल की, उसकी कैल्सिफिकेशन होगी. जब कैल्सिफिकेशन होगी तो वो जाहिर बात है वो उसे चारों तरफ से चौड़ा करने की कोशिश करेगी. कैल्सिफाई होगा, फाइब्रोसिस नहीं है ये. लीफलेट्स, मैक्सिमेटस डिजनरेशन हो जाए, रोमेटिक, तमाम चीज़ें इन्वॉल्व करती है. एनालस को भी करती है, लीफलेट्स को भी करती है, पेपिलरी मसल को भी करती है, कॉर्डा टेंडनाई को भी करती है. तो रोमेटिक जो है वो तमाम तमाम पार्ट्स ऑफ द मेटल वेल को इन्वॉल्व करती है. इट में भी एंडोकार्डाइटिस. जब एंडोकार्डाइटिस होगा, दैट इज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस, उसमें भी यही होगा, वेल्व विल नॉट वर्क. वेल्व की जो क्लोजर का प्रॉब्लम नहीं है इसका. अब असल में मसला कुछ और हो गया है, ये रिवर्स बैक हो गया है. अब वो जो है ना वो बहुत तेजी से बंद हो रहा था, अब यहाँ वो बंद नहीं हो पा रहा, स्पेस छोड़ देता है, इनसफिशियंट हो जाता है. लिहाजा जितना लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है इट मूव्स बैक अगेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम. एंडोकार्डाइटिस का भी मैकेनिज्म ऐसी ही है, वो फंक्शन को खराब कर देगा, मेटल वेल को फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा. इस तरह से जो है ना हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी सेकेंडरी इफेक्ट है, सिस्टोलिक anterior motion of the metal leaf left.
स्टोल के अंदर जो है ना वो मेटल लीफलेट को धकेलता है वो, तो इसलिए एमआर जो होता है इसका सेकेंडरी एमआर होता है, प्राइमरी एमआर नहीं होता है। एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो है वो जो एमआर होता है वो बिकॉज उसको वो इंसफिशियंट करता है डायरेक्ट, लेकिन रोमेटिक हार्ट डिजीज का जो प्राइमरी एमआर होता है, फाइब्रोसिस होता है बाकायदा, और वो डायलेट होता है, साइकाट्राइजेशन होती है उसके अंदर, और उसके बाद वो खींच लेता है उसको, फाइब्रोसिस जो एनुलर फाइब्रोसिस होता है उसको खींच लेता है टुवर्ड्स द अदर साइड। वो प्राइमरी एमआर जो होता है वो ज़्यादातर इन कंडीशन में होता है, डायरेक्टली जो है लीफलेट इन्वॉल्व हो या पार्ट ऑफ द पेंटल वैल्यूम हो, फिर तो वो ठीक है प्राइमरी है, अदरवाइज सारे के सारे सेकेंडरी हैं। कॉर्डा टेंडनाई का रप्चर है, इडियोपैथिक है, इज अ पार्ट ऑफ इट, ये जो पार्ट है ये इसका, या कॉर्डा टेंडनाई का एंडोकार्डाइटिस ये भी इसी का पार्ट है, तो ये भी प्राइमरी है। पेपिलरी मसल का डिस्फंक्शन है, इसका भी वेल्व से ताल्लुक है, ये प्राइमरी है। लेकिन अगर कैविटी डायलेट हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेटेशन होगा, तो वेल्व के ऊपर इफेक्ट आएगा, वो चौड़ा हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा, ये सेकेंडरी एमआर हो जाएगा। अब इस एमआर को आप दो में भी डिवाइड और कर सकते हैं। एक तो वो होता है कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है। एक होता है एक्यूट एमआर, पहले तो नहीं था लेकिन अब डेवलप हो गया। Acute MR occurs in the anterior myocardial infarction because of the supply of anterior descending artery to the papillary muscles. उनको वो क्या होता है, सप्लाई नहीं जाती है, सप्लाई नहीं जाती है, तो वो क्या होता है कि एमआर हो जाता है वो डेवलप, और वो अब्रप्ट होता है। ये एक्यूट एमआर की कॉजेज बता रहा हूँ आपको। 2 दिन पहले जो था कोई एमआर नहीं था, 2-3 दिन पहले ठीक ठाक था, 3 दिन के में फीवर हुआ, उसके बाद एमआर हो गया, एंडोकार्डाइटिस डेवलप हुआ, उसने क्या किया, फंक्शनलेस कर दिया। इसी तरीके से जो है ना वो दूसरी कंडीशंस भी हैं, जैसे ट्रॉमा टू द चेस्ट वॉल है, इसने डिस्टर्ब कर दिया, कॉर्डा टेंडनाई को तोड़ दिया, ये भी कॉज जो है ना एक्यूट एमआर की है। बाकी जितनी भी डिजीजेज लिखी है इसमें क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है जितनी इसमें से बहुत सारी कॉजेज इन्होंने नहीं लिखी हैं, वो मतलब आप ना भी याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या देखा है ये मैं बता सकता हूँ। मैंने रोमेटिक हार्ट डिजीज एंडोकार्डाइटिस देखा है, ये देखा है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में देखा है, मैंने ज़्यादातर जो देखा है इसमें देखा है कैविटी डायलेटेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन सबसे ज़्यादा इसमें देखा है। सेकेंडरी एमआर फंक्शनल जिसे कहते हैं वो देखा है मैंने, पेपिलरी मसल का डिस्फंक्शन और रप्चर मैंने नहीं देखा कभी। तो इनमें जो है ना वो कॉमनेस्ट जो कॉजेज हैं वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर रिलेटेड होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटल स्टेनोसिस, वो वर्ष होती है, वर्ष होती है, वर्ष होती है, और फाइब्रोटिक हो जाती है जब वो, और कैल्सिफाई होना शुरू होती है, वो वॉल को खींच देती है, एंड दैट विल कॉज माइटल रिग्रेगेटेशन। ये बेसिक मैकेनिज्म है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब जो ब्लड आ रहा है इन एटिया से, लेफ्ट एटिया से, वो सारा का सारा चला जाएगा। जब सारा का सारा चला जाएगा यानी एंडोस्टोलिक की बात हो रही है, टोटल सारा का सारा आपने फेंक दिया है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, लोड बढ़ा दिया आपने, लोड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन जब वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत हाई वॉल्यूम मौजूद होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो एंड सिस्टोलिक जो वॉल्यूम होगा इसका, जो नॉर्मल जो होता है वो 55 से कम होता है, 55 अराउंड होता है, 50 होता है, मिलीमीटर होता है। इसके अंदर जो है ना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो आपको 60-70 तक मिलेगा। यानी आपने सारा ब्लड फेंक दिया आपने टोटल, फिर उसके बावजूद भी जो है ना वो ब्लड फिर भी इसमें रहा इन द वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और फिर इसके बाद डायस्टोलिक के अंदर भी यही मसला हो गया कि डायस्टोलिक सारा का सारा उसने फेंक दिया था,
यानी अपने एरिया को खाली करने की कोशिश कर रहा है वो। इसलिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। कैविटी तो एक ही हो गई ना अब, यानी लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों चीज़ें एक ही हो गई, एक ही एक्सिस पे आ गई। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बैक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जब आप काम करेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लेफ्ट एट्रियम पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, फिर वो काउंट होगा पल्मोनरी वेन्स में, फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा, फिर वही साइकिल दोहराएं दोबारा, फिर इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वो पल्मोनरी वेल्व पे अफेक्ट करेगा, वो इनसफिशिएंट हो जाएगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल पे ट्रांसफर करेगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो एनलार्जमेंट हो जाएगा और ट्राइकुस्पिड वेल्व इनसफिशिएंट हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन चलेगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम को प्रेशर ये सारा का सारा दे देगा। इन एंड में आने के बाद यही होना, और क्या होना है इसमें। इसलिए जो है ना ये पेशेंट जो है ना बहुत जल्दी फेलियर में चले जाते हैं, पेशेंट बहुत जल्दी इनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, और वही मुसीबत होती है इसके अंदर, बार बार मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो है ना ये बेसिक मसला है इसका, एमआर का, ये कॉजेज हैं इसकी, जो ज़ाहिर है मैटल स्टोन से मुख्तलिफ हैं, उसमें एक्यूट है और इसके अंदर जो है वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव भी है, जो मैंने अभी अभी आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। ये मैंने जो है ना ये जब मैं पढ़ता था एफसीपीएस में, तो मैंने बनाया था एनुलस की डिजीजेज में जो एमआर कॉज करती है वो माइट्रल एनुलर कैल्सिफिकेशन है, डायलेटेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम एनी कॉज, ये मेरी हैंडराइटिंग है, एओर्टिक रिग्रेटेशन और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये एनुलस की डिजीजेज है। वेल्व की डिजीज कौन सी है, रोमेटिक हार्ट डिजीज है, मेटल वेल्व प्रोलैप्स है, एमवीपी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। उसके बाद जिसमें लीफलेट ज़ाहिर है बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं, ट्रॉमा है, वाल्व का ट्रॉमा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, माफान सिंड्रोम वगैरह, एलन-डॉर्नल्स, इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, एंड लेफ्ट साइडेड एट्रियल एक्जिमा होते ही ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे, वो खुद पुश कर दे देगा, वेल्व को इनसफिशिएंट कर देगा। कॉर्डा टेंडनाई की डिजीज कौन सी है, इडियोपैथिक रप्चर प्लस ट्रॉमेटिक प्लस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये एक्यूट एमआर करेगा। कैपिलरी मसल में ट्रॉमा कोरोनरी, ये भी एक्यूट एमआर करेगा। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मायोकार्डियम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर जो है इन्फेक्शन हुआ है, इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुई है, ये प्रोग्रेसिव होगा, टाइम लेगा। कैपिलरी मसल अभी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, लेकिन जहाँ से अटैच हुए हैं वो मसल वीक हुए हैं, तो प्रोग्रेशन उसका टाइम लेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाला जो, इसलिए कि ओनली द पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज इन्वॉल्व, तो प्रोग्रेशन इसका स्लो होगा, और बाद में फिर ये पता चलेगा आपको कि भाई इसके अंदर एमआर भी आ गया। प्रोस्थेटिक वेल्व्स इंट्रिंसिक डिसेप्शन हो, थ्रोम्बोसिस हो जाए, पेनल फॉर्मेशन हो जाए, या पैरासिटिक लीव हो जाए, पैरा प्रोस्थेटिक लीक्स, ये प्रोस्थेटिक वेल्व जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी अभी आखिर में भी बताया था आपको, ये मैकेनिकल वेल्व होते हैं इसके अंदर, और बायोप्रोस्थेटिक वेल्व होते हैं। तो इसलिए जो है ना वो कहाँ पे आपको मैकेनिकल वेल्व रिप्लेस करना है, कहाँ पे आपको जो है बायोप्रोस्थेटिक वेल्व, टिश्यू वेल्व जिसे कहते हैं, रिप्लेस करना है। ये आपको जब लेक्चर में आगे बढ़ाऊंगा अपना, तो आई विल क्लियर इट। जो सारी पैथोफिजियोलॉजी है जो मैंने अभी अभी डिस्क्राइब कर दिया, ना आप तस्वीर में ला के काम करें अपने, ना जो करना है तस्वीर में लाए। ये चीज़ आपके सामने नहीं होती, मरीज होता है आपके सामने, मरीज आपके सामने होता है तो जाहिर है फिर ये सारी हीमोडायनेमिक्स जो मैं अभी आपको बताई हैं, एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी अभी दी है। तो इसके साथ मिलाएं आप अगर, ये है जी मेरे काम की जो चीज़ होती है वो ये होती है। लेकिन एमआर जब स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, दो पोलर एंड्स डिस्क्राइब, माइट्रल स्टेनोसिस
डोमिनेंट है या एमआर डोमिनेंट है। अगर माइल्ड एमआर है, किसी को बहुत माइल्ड है, तो स्टेनोसिस के सिम्टम्स अगर हैं उसमें तो फिर तो सिम्टम्स डेवलप होंगे। लेकिन अगर एमआर जो है ना वो बहुत माइल्ड है, यानी अगर उसके 6 सेंटीमीटर होता है स्क्वायर एरिया, 6 से हो गया 7, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसको जो है ना वो बहुत तेज भागेगा तो फिर ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। अदरवाइज जो है ना सिम्टोमेटोलॉजी वो सेम है, इसी फटिकेबिलिटी है। नया क्लास 1 था तो 2 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा। जितना सीवियर होगा प्रॉब्लम उतना सीवियर हो जाएगा। अब जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू करो। कैसे करती हैं? इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल पे सारा लोड आपने लेफ्ट वेंट्रिकल पे डाल दिया उठा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल इतना लोडेड हो आपने रखा है तो इंस्पेक्शन के ऊपर आपको लेफ्ट चेस्ट वॉल पे एंटीरियर एक्सिलिन के पास आपको लगेगा बल्ज है। जरा गौर से आप देखते हैं तो आपको मिलेगा, बल्ज मिलेगा। हालांकि इसको कोई नहीं देखता, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही होता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम आपको इंस्पेक्शन में आपको नजर आ जाएगा, लेकिन कोई ऐसी पल्सेशन वगैरह कोई नजर नहीं आएंगी। उसके बाद जो है जबकि एओर्टिक वाल्व डिजीज और पल्मोनरी वाल्व डिजीज के अंदर बाकायदा चेस्ट के अंदर मोशन नजर आएंगे आपको, वो एक अलग मसला है। वो सिस्टोलिक फेज होता है उसका, वो बहुत हिलता है आदमी, इसमें कोई हिलता पिलता नहीं है ना, चेस्ट वॉल डिस्टर्ब होती है ना, वहाँ पे कोई चीज़ आपको नजर आती है। सिर्फ ये होता है कि एक बल्ज है। तो पल्पेशन में सबसे पहले अपेक्स बीट लोकलाइज करें, वो आपको आना चाहिए। इसमें हमेशा अपेक्स बीट जो है डिस्प्लेस हो जाए, ऑलवेज, because of the hypertrophy and enlargement of the left ventricle. It should be now displaced to 7.5 centimeter to 8 centimeter to 9 centimeter from the mediastinal line. Should displace. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसी उंगली को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पे रखे रहें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नीचे से कोई धक्का मार रहा है, आपकी उंगली ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो इस अपेक्स बीट को क्या कहते हैं? हीविंग अपेक्स बीट कहते हैं। प्रेशर दे रही है ऊपर और फिर नीचे भी लेके आ रही है, फिर ऊपर प्रेशर दे रही है। और वहाँ क्या था? टैपिंग अपेक्स बीट। यहाँ पे हीविंग अपेक्स बीट है, डिस्प्लेस अपेक्स बीट है। और एमआर जो होता है वो जब आप हाथ रखे हुए होते हैं यहाँ पे, तो आपको साउंड ट्रांसमिट कर रहा होता है इस जगह। तो साउंड जो होती है उसकी, वो साउंड जो होती है सिस्टोलिक फेज में आनी चाहिए। जब सिस्टोल होता है तो ज़ाहिर क्या होगा? इनसफिशिएंट वाल्व है ये, तो जब वो दबाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जैसा कोई बोतल को दबाते हैं तो सारा प्रेशर ट्रांसमिट करेगा वो अगेंस्ट द फ्लो। अगेंस्ट द फ्लो जो मर्मर आएगा ये, वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें भी ग्रेड 3 मर्मर, मोर देन दैट, यानी ये जो है ना आपको थ्रिल मिलेगी। मैं आपको ये थ्रिल मिलेगी यहाँ पे इसी जगह पे, और थ्रिल जो है वो भी ट्रांसमिट हो रही हो टुवर्ड्स द एक्सिला। एमआर की जो थ्रिल होती है वो हमेशा ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द एक्सिला, और इस तरह वीएसडी की जो थ्रिल होती है वो ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द राइट चेस्ट वॉल की तरफ ट्रांसमिट होती है। और दोनों का मर्मर जो होता है वो सिस्टोलिक मर्मर होता है, उसमें भी होता है, वीएसडी में भी सिस्टोलिक होता है, इसमें भी सिस्टोलिक मर्मर होता है। सिस्टोल के अंदर ये सारे फिनोमेना प्रोड्यूस होगा। लिहाजा आपको अपेक्स बीट को डिस्क्राइब करना है और जम जाना है इसके ऊपर, ये फाइंडिंग है। फिर उसके बाद जो है ना, फिर आपने ट्राइकस्पिड एरिया पे उंगली रखनी है और अपने हाथ को खड़ा रखें, जो प्रेशर बिल्ड हो गए ट्रांसमिट हुआ टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। हीविंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल आपको मिलेगी, बिकॉज इंक्रीज पल्मोनरी सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आपको यहाँ डेफिनेटली जो है ना आपको राइट वेंट्रिकल की हीट मिलेगी पेशेंट। जबकि एयरटिक एरिया में और पल्मोनरी एरिया में आपको कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। पल्पेशन, पल्पेशन जो इसकी करते हैं उसमें ये फाइंडिंग है जो मैंने अभी बताई। अगर ये कोई बता रहा है कोई इस तरह से कहीं पे भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो वो सुनने वाला
एग्जामिनर जो है ना इम्प्रेस होता चला जा रहा है, बजाय इसके कि वो आप एक्को की फाइंडिंग को रटी हुई बता रहे हैं या रटी हुई मेनोमिक बता रहे हैं। जो चीज़ मिल रही है वो बताएं, जो चीज़ नहीं मिल रही है मत बताएं, बात खत्म हो। असल में मसला शुरू होता है ऑस्कल्टेशन वाला। अब ऑस्कल्टेशन जब आप करते हैं, यू विल पुट योर स्टेथोस्कोप नाउ हियर इन द माइटल एरिया। इसमें आपको साउंड जो सुननी है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द मेटल वेल एंड द क्लोजर ऑफ द ट्रैकेस्टर वेल। Second heart sound is produced by the closure of the aortic valve and the closure of the pulmonary valve। उसको ध्यान में रखते हुए स्टेथोस्कोप आप रखिए। तो एस1 की जो है ना प्रोडक्शन के लिए जो मेन चीज चाहिए वो हेल्दी मेटल वेल चाहिए, या वो वेल चाहिए जिसके जो एडिमिटेड हो गया हो अच्छा मतलब साउंड देता है। तो इसका एस1 जो होता है वो बहुत ही जो होता है इंटेंसिटी बहुत लो होती है, उसको सुनना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आप कैरोटिड पोजीशन पे रखेंगे तो बहुत कम साउंड आपको मिलेगी एस1, इसलिए कि वो मेटल वेल तो बंद होने की साउंड है, टैकेस के क्लोजर की साउंड है, वो आपको बहुत ही कम मिलेगी, इंटेंसिटी शुड बी लो। और उसके बाद अचानक जो है ना आपको एक मरमर मिलेगा, और वो इतना मरमर होगा कि एस1 बरीड हो जाता है। एस1 जो किसी को सुनाई दे भी रहा था, अगर एस1 है किसी में तो अच्छी बात है, इसका मतलब है अभी भी गुंजाइश है। अगर एस1 आपको नहीं मिलता, इफ देयर इज नो एस1, इट मींस दैट इज बरीड इन द एस1 एंड द कंडीशन इज वर्स। इट इज कॉल्ड पेंसिस्टोलिक मर्मर स्टार्टिंग फ्रॉम एस1 एंड एंडिंग टू एस2। ये मर्मर जो है ना पूरा का पूरा खींचेगा एस1 टू एस2। इसको कहते हैं पेन और होलो सिस्टोलिक मर्मर। ये एरिया कौन सा है आपने बताया, हिमाचल एरिया है। फिर इस मरमर की आपको क्या बताना है कि इसके अंदर ये बताना है इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी आप बताएं मरमर की कितनी है, इसका कैरेक्टर आप इसका बताएं, इसका बताएं कि ये मरमर जो है ना ये क्या रेडिएट होता है, क्या ये इंस्पिरेशन के ऊपर जो आप इंस्पायर करते हैं उस पर कम हो जाता है और एक्सपायर करते हैं तो बढ़ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि लेफ्ट साइडेड जितने भी मरमर हैं वो एक्सप्रेशन के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। लेफ्ट साइड कौन सी है, मेटल वेल्व और एयोटिक वेल्व। और राइट साइड के मरमर जो हैं वो इंस्पिरेशन के अंदर प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ज़्यादा वाजे हो जाते हैं। ये भी अगर आप बताएंगे साथ में तो और क्लियर हो जाएगी ये मरमर आ रहा है मेटल वेल्व से और कहीं से नहीं आ रहा है। तो इसको आप जो है ना ध्यान में रखते हुए अगर ये बात करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अब ग्रेड करें मरमर को, ग्रेडिंग करने के लिए जो है ना वो ये है कि ग्रेड 0 का मतलब है कोई मरमर नहीं है, ग्रेड 1 का मरमर स्टॉलिक मरमर है ये, तो आपको बड़ी मुश्किल से सुनाई देगा। वो हम जैसे आदमी पकड़ लेते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं या लेफ्ट लिटल पोजीशन पर ले जाते हैं, फिर उसको हम एक्सपायर करा के बहुत गौर से सुनते हैं तो मरमर मिल जाता है। S2 वो मरमर जो सबको मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, जितने हाउस ऑफिसर है वो उनको साफ सुनाई देगा। और ग्रेड 3 का मरमर तो बड़ा लाउड मरमर होता है, वो इतना होता है कि उसके एसोसिएटेड थ्रिल होता है जो आपने पहले ही पकड़ ली थी। S4 का मरमर जो होता है वो इतना लाउड मरमर होता है कि आप जब स्टेथोस्कोप करीब लाते हैं चेस्ट वॉल के, अभी टच नहीं किया है आपने, करीब आए हैं, अभी करीब आए हैं, जैसे ही आप आए हैं वो वैसे का वैसे ही जो है ना वो आपको साउंड पिकअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसके आगे ग्रेड में जाइए, वो ग्रेड है 5। इसके अंदर जो है वो स्टेथोस्कोप जो है आपने अभी इरादा किया तो मैं स्टेथोस्कोप लगाता हूँ, अभी चेस्ट वॉल से आप 4-5 सेंटीमीटर ऊपर भी थे कि आपको जो है ना वो साउंड जो है पिक हो गई और उसमें मरमर सुनाई दे रहा है आपको। और 6 जो है ना ग्रेड वो है कि बगैर स्टेथोस्कोप के सुनाई देगा, कान करीब ले जाए उससे सुनाई देगा। ये सिस्टोलिक की ग्रेडिंग है। डायस्टोलिक की ग्रेडिंग जो होती है 4 तक होती है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, इसी को इस तरह डिवाइड कर लें आप। 4 ग्रेडिंग तक होता है, ये 6 ग्रेडिंग तक होता है, ये दोनों में डिफरेंस ये है। ग्रेड अगर कर सकता है कोई तो बहुत अच्छी बात है,
more is the grading, more is the severity of the disease. ये चीजें जो है ना, ये आपको बतानी है जब आप मरमर पकड़ते हैं। ये आपको बताना है कि मैक्सिमम साउंड कहाँ पे है, साइड कहाँ पे है। ये आपको बताना है इंटेंसिटी कितनी है उसकी, मरमर की कितनी लाउडनेस है उसकी, यानी ग्रेडिंग। कैरेक्टर कैसा है उसकी, साउंड जैसे सुनाई दे रही है आपको, गैस्पिंग साउंड है, रोलिंग साउंड है, हमलिंग साउंड है, फलां साउंड है, जो आप नाम रखना चाहे रख लें, जो आपको समझ में आता है रख लें, चाहे जो आपको परसीव हो रही है साउंड, रगड़ने की हो रही है तो आप स्क्रैचिंग करते हैं उसको, अब इस्तेमाल कर लें, वो एक्सेप्टेबल है। हर आदमी अपना अपना कैरेक्टर डिस्क्राइब खुद ही करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपको जो मरमर को डिस्क्राइब करने के लिए लाजमी तौर पे आपको ये बताना है कि इंस्पिरेशन पे ज़्यादा अच्छी साउंड है या एक्सप्रेशन पे ज़्यादा अच्छी साउंड है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन पे होनी चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का मरमर है, राइट साइड का नहीं है। ये आपको बताना है, और ये बताना है एक्सरसाइज करने से ये मरमर जो होता है उसका क्या होता है, ये आपको बताना है। और फिर आप जो है ना, जो जितना आप लोड देंगे, यानी जितना आप वीनस रिटर्न ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम वर्स हो जाएगा। ज़्यादा वलसवा मैनूवर आप करें या दूसरे मैनूवर्स करें जिसमें प्रेशर बढ़ता है स्टॉलिंग लॉ के हिसाब से, उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ये मरमर ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। यानी इतनी सारी चीज़ें जो है ना एक मरमर के लिए आप डिस्क्राइब करते हैं, और ये सीवियरिटी शो करता है। अगर कोई करे तो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप अपनी एनएक्सिविटी में देखिएगा कि कोई आदमी भी किसी मरमर को 5 या 6 पॉइंट्स नहीं बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कह देगा कि डायस्टोलिक मरमर है, ये फला मरमर है, ये करके वो ख़त्म कर देगा। नहीं भाई, इस तरह नहीं होता है। जब वो इम्तिहान दे रहे थे तो उसको इस तरह बताते तो फेल कर देते। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने 13 अटेम्प्ट किए हैं, 14 FCPS क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में, बलूचिस्तान में होता है वो। 14 अटेम्प्ट के बाद पास हुआ था, पश्तून था तो कहने लगा खाना खराब, आई विल गो बैक टू कोयटा, और मैं हर एक आदमी को शिकस्त दे दूंगा। इतनी नॉलेजेबल था वो बंदा। 14 अटेम्प्ट पार्ट 2 के किए थे, वो ऐसे ही किया उसने कि वहाँ का सबसे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है वो। उसके बारे में ये था, वो हाथ लगाता है यानी पल्स पे तो वो बता देता है आपको कि क्या है, मशहूर है ये, फेमस पर्सन। हम लोगों ने साथ ही स्टडी की, पैरेलली की है, मैंने इंटरनल मेडिसिन में किया, उसने क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में किया। इतना डिफरेंस है। लेकिन वो एक एक्सपर्ट वो किस तरह बना है, वो इस तरह बना है कि पेशेंट को देख देख के ये मैं बता रहा हूँ आपको, माइटोलेरिया की पूरी कहानी आपको मैंने सुना। इन केसेस ऑफ द माइटोलेरिया regurgitation, what happened in the tricuspid area now, अगेन इसके अंदर क्या होगा, टीआर का मरमर मिलेगा, फंक्शनल टीआर, दैट इज कॉल्ड कार्वलोस साइन, वो आपको मिल जाएगा बिकॉज ऑफ फंक्शनल टीआर, हाई प्रेशर राइट वेंट्रिकल। उसके बाद आप जो एओर्टिक एरिया में आएंगे वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा आपको कि एओर्टिक कंपोनेंट जो है ना वो इतना वाजे नहीं है, तो पल्मोनरी कंपोनेंट जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और तीसरी बात ये है इसके अंदर, आगे आप चलेंगे जैसे कि, तो फिर आप पल्मोनरी एरिया में आएंगे तो वहाँ पे A2 जो है ना कंपोनेंट जो कम है, P2 बहुत लाउड होगा, ठीक ठाक। P2 कंपोनेंट लाउड होगा यहाँ पे, और आपको एक मरमर मिलेगा जो फंक्शनल PR, पल्मोनरी रिगेक्टेंट का मरमर कहलाता है। इस मरमर का क्या नाम बताया था, ग्राम स्टील मरमर। ये ग्राम स्टील मरमर है जो फंक्शनल पल्मोनरी रिगेक्टेशन से हुआ। क्यों हुआ है ये, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब अगर ये जो है ना आप अच्छे ऑस्कल्टेटर हैं, अच्छा मतलब आप जानते हैं कि ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं, तो आपको जो है ना एडिट साउंड भी मिल सकती है, इसमें S3 भी मिल सकती है। इसलिए कि अगर माइटल स्टेनोसिस आपने बोला डोमिनेंट है और आपने S3 भी बोल दिया साथ में, तो फेल हो जाएंगे। देखिए S3 की 2 कंडीशन है, याद रखें हमेशा, और ये साइन क्यों है, यानी इसी में होती है और किसी में नहीं होती। अगर जो है ना माइटल स्टेनोसिस कन्वर्ट जब होता है MR में, तो थर्ड हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस करता है।
एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर डोमिनेंट है अगर, तो वो S3 प्रोड्यूस करता है। दोनों के अंदर जो है ना एक ही मैकेनिज्म है कि फ्लो जो होता है वो आपको बैक फ्लो हो रहा होता है इसके अंदर, उसका ये उससे ये साउंड प्रोड्यूस होती है। मरमर तो नहीं प्रोड्यूस होता, फ्लो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको S3 कहते हैं। और S4 जो है वो साउंड है जो एओर्टिक एरिया के लिए मखसूस है, कि जब आप पंप करने की कोशिश करते हैं तो ये S4 प्रोड्यूस हो जाता है। और ये S3 और S4 अगर दोनों मिल जाएं तो गैलप रिदम कहते हैं। गैलपिंग ऑफ द हॉर्स। लेकिन S3 का पहले नहीं था, अब आ गया। तो माइकल स्नोडर का कॉम्पोनेंट हो गया रिसेसिव, और MR का कॉम्पोनेंट जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि अब S3 आपने बोला कि इसमें है। मैंने अपनी जिंदगी में S3 5 से 6 मरतबा सुना, और मैंने जिंदगी में 2 या 3 मरतबा गैलप रिदम सुनी। अदरवाइज कोई सुनने की कोशिश ही नहीं करता। जो लोग भी FCP क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में करते आते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो भी यही बात बताएंगे कि उन्होंने नहीं सुना। सीधी बात है, सच्चाई की बात करें। जैसे उस पठान बच्चे की बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त, उसने तो बोला मैंने सैकड़ों मरतबा सुना। उसके अल्फाज हैं जो मैं आपको बता, वो कहता बाबा हमसे बात क्या करता है, हमने तो S3 को S4 को इतना सुना है कि अब तो कान बज गए मेरे। वो ये कह रहा था, इसलिए कि उसकी मेहनत कारबंद आई। आज आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते कोई भी, बलूचिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। उसको अगवा भी किया गया था, ये मशहूर आदमी है वो, इसके लिए उसके दौलतमंद आदमी था, उसको अगवा करके ले गए। बाद में जाहिर है उससे 10 करोड़ रुपए मुतालबा किया गया था, और वो 10 करोड़ रुपए दे के छुड़ाया था सरदार ने। अंदाजा लगाइए, एक कार्डियोलॉजिस्ट की कहानी सुना दी आपको। मेहनत की बात है इसमें, बस मेहनत करके अगर सीखेंगे एग्जामिनेशन को तो आपको फायदा होता है, बिल्कुल होता है। अब इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं ज़ाहिर प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं, उसको छोड़ दें आप, वो आप ज़ाहिर बुक में भी लिखी हैं। हम ही आपसे दोबारा कहेंगे कि फिर दोबारा कि फिजिकल एग्जामिनेशन डोमिनेंट है, जिससे ये पता लगेगा फाइंडिंग MR की। उसके बाद आप एक्सरे करा लें, ECG करा लें, एको करा लें, डॉपलर करा लें, फलां करा लें, थेलियम करा लें, जो आपकी मर्जी है। लेकिन उनका यील्ड इतना अच्छा नहीं होगा, ये बता दूं आपको। इतनी फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको ये सारे कार्वालो साइन और ये ग्राम स्टील मरमर, ये सारी चीज़ें JVP और वगैरह वगैरह, पता नहीं मैं अगर मतलब अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करूँ तो पता नहीं क्या क्या निकाल के फेंक दूंगा। अब एको से जो है ना इख्तलाफ करे अगर, तो एको की बात नहीं मानी जाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन ही को जस्टिफाई आपने कर दिया, बात खत्म हो गई। उसको माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, कभी भी नहीं माना जाएगा, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो या पाकिस्तान। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से जस्टिफाई कर दिया आपने, बात खत्म। उसमें तो इम्कान है एरर की, इसमें तो इम्कान ही नहीं है ना कोई एरर का। आपने सुना दिया, साउंड सुना दी, S3 सुना दी आपने, मरमर सुना दिया, पेंसिस्टोलिक मामा सुना दिया, उसकी ग्रेडिंग बता दी, उसकी रेटिंग बता दी, हर चीज़ बता दी। इसलिए इसके अंदर जो है ना आप जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो डायलेटेड आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये हार्ड इलाज होगा। आई विल टॉक, अगर मैंने एक्सरे बताए तो मेरे पास ये मौजूद है, एक्सरे ओरिजिनल एक्सरे मौजूद है। अब क्या होता है इसके अंदर जब इलाज होता है, पहले ही पल्मोनरी कोनस जो था वो इलाज था, ये वाला पल्मोनरी कोनस का एरिया है, ये लेफ्ट एट्रियम का है। ये लाइन जो है नीचे आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का बॉर्डर है, ठीक है ना। अगर आप एक फुट्टा रखेंगे, इसके स्केल रख के देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल सीधा आएगा। इसको कहते हैं कि स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर। एक ही रूलर रखेंगे तो पूरा सीधा आएगा। अभी नहीं हुआ ये, अभी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। अगली स्टेज ये कि ये स्ट्रेटनिंग हो जाएगी इसकी, और साथ साथ डुप्लीकेशन भी हो जाएगा राइट बॉर्डर का। जैसे मैंने पहले दिखाया था कि राइट बॉर्डर डुप्लीकेट हो गया, एक बॉर्डर आ रहा है, फिर दूसरा भी बॉर्डर नजर आ रहा है, वो है एट्रिया का, लेफ्ट एट्रिया का बॉर्डर है, वो जो यहाँ नजर आ रहा है। ये सारे एक्सरे मौजूद हैं, दिखा दिए जाएंगे। ये जो है ना ये फाइंडिंग बता रहे हैं आपको।
राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की लेफ्ट एक्सिस डिवीजन होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैसे पकड़ते हैं? V1 का S और V5 का R को जमा करें तो 35 मिलीमीटर हो जाना चाहिए। या आप खाली V6 को देखें तो 26 मिलीमीटर से ज्यादा होगा तो भी जाहिर है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। वो ये आपको यही बता रहे हैं कि जितना वेंट्रिकल मास बढ़ाएंगे उतनी प्रॉब्लम ये दे रहा है। देखें इसके अंदर जो है ना प्लॉटो वेव डेवलप हो रही है और अर्ली रिप्रोजेक्शन हो रहा है। ये कर्व बना दिया इसने। इसको अगला आया ये कि एसटी डिप्रेशन हो गया, यानी अब जो है मास इतना ज्यादा हो गया है कि वो ब्लड को सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस आ गया है। यानी एस टी वेव इन्वर्जन आया है इसके अंदर स्ट्रेन पैटर्न के साथ, मगर इसका जे पॉइंट जो है वो नीचे चला गया है। V5 यहाँ पे देखिए V5 V6 ये पैटर्न नजर आ सकता है और ये पैटर्न नजर आ सकता है, ये पैटर्न नजर आ सकता है। ये एक लीड का दिखा रहे हैं, लेकिन एडजेसेंट लीड में भी ये होना चाहिए। और पी वेव का क्या हशर होगा वो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें आपको पी मिट्रेली मिलेगा। पी मिट्रेली मीन्स दैट मैट्रियल वेल डिजीज ओनली, या स्टेनोसिस है या रिगर्गिटेशन है, दोनों के अंदर आपको मिलेगा, पी मिट्रेली मिलेगा आपको। ये फाइंडिंग होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये इन्होंने जो है ना एको की फाइंडिंग दिखाई है। और सिविरिटी जो है ना मैटल की या ताकत में रिगर्गिटेशन की डिपेंड करती है आपकी फिजिकल फाइंडिंग के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जैसे मैटल वेल प्रोलैप्स है, ये सेकेंडरी जो है ना मैटल रिगर्गिटेशन प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द प्रोट्रूजन ऑफ द मैटल डीप्लेट इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग द सिस्टोल। और ये जो है ना कंजेनिटल हार्ट डिजीज में, इनहेरिटेड हार्ट डिजीज में आता है। और ज्यादातर जो होता है ये केसेस जो देखे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव देखे पाकिस्तान में, यानी एक जो है ना जनरेशन गैप आया उसके बाद उसमें एमबीपी आ गया, लेकिन ये एसोसिएटेड होता है इनहेरिटेड कनेक्टिव फ्लूइड डिसऑर्डर के साथ। मिसाल के माफान के साथ इसका एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, मैटल वेल प्रोलैप्स का। एल्डोनोज सिंड्रोम्स जितने आप पढ़ेंगे इनहेरिटेड कनेक्टिव फ्लूइड डिसऑर्डर्स, उनके अंदर भी एमआर होता है, प्रोलैप्स मैटल वेल प्रोलैप्स होता है। मैटल वेल प्रोलैप्स विल कॉज सेकेंडरी एमआर, इसलिए यहाँ लिखा है इन्होंने। और प्रोलैप्स की इन्होंने फाइंडिंग दी है, जो इसको छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं है तो छोड़ें। असल में बात यह है कि इसका करना क्या है। आपने एमआर बोला हो गया, ठीक है, आपने कहा ये प्राइमरी एमआर है, ये यानी अंडर रोमेटिक हार्ट डिजीज है। ज्यादातर ऐसे ही होता है, यार दूसरी कॉजेज भी हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट कॉज है वो आपको मैंने बता दी। तो अब करना क्या है, इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट अगर आप इसकी बताएंगे ना तो जबरदस्त मैनेजमेंट एक्सप्लेन की जा सकती है। अंडर द शेडो ऑफ क्या, जो मैंने आपको भेजा नुस्खा लिख के भेजा भाई। जनरल मेजर्स हैं, स्पेसिफिक मेजर्स हैं, सिम्टोमेटिक मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, फिर डाइटरी मेजर्स हैं, फिर सर्जिकल मेजर्स हैं। ये सारे मैंने भेजे हैं आपको, नुस्खा जो भेजा है। अब इसमें आप भरना शुरू करें। ये सारे के सारे पेशेंट जो होते हैं ये फेलियर में होते हैं, डोमिनेंट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में होते हैं। लिहाजा इनको बेड रेस्ट देंगे, इनके 2 तकिए लगाएंगे और 10 डेज से 15 डेज कंप्लीट बेड रेस्ट करें। ये भरें आप उस कॉलम को जो मैंने आपको लिख के दिया। स्पेसिफिक मेजर आपको करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक मेजर में इसको लोड कम करते हैं आप, यानी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना अभी आप, तो प्री लोडिंग एजेंट इस्तेमाल करें, लोड को कम करें। प्री लोडिंग एजेंट में जो इंपॉर्टेंट प्री लोडिंग एजेंट है वो डायरेटिक्स है, और इसकी जो है वो डिमांड ऑक्सीजन की कम करने के लिए आप डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द मायोकार्डियम वाली ड्रग्स इस्तेमाल करें, जिसको हम कहते हैं
इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक बीटा ब्लॉकर्स हम इस्तेमाल करते हैं लोवेस्ट डोज में इसको, क्योंकि इनके अंदर प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है। हम क्या करते हैं 2.5 मिलीग्राम बिसोप्रोलोल देते हैं इसमें। और हम डायरेक्टिक ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं लेसोराइड। लेसोराइड जो कॉम्बिनेशन है फ्यूसिमाइड का एमिलोराइड के साथ 40 मिलीग्राम की होती है, ये एक टैबलेट वो देते हैं। एक हम देते हैं हार्ट के ऊपर इफेक्ट करने वाली दवा, एक आफ्टर लोडिंग एजेंट देते हैं। आफ्टर लोड को कम करने वाली बेस्ट ड्रग जो क्रॉनिक इस्तेमाल में होती है वो एस इनहिबिटर्स हैं या रिसेप्टर ब्लॉकर्स। हम ज़्यादातर लोसार्टान इस्तेमाल करते हैं 12.5 मिलीग्राम। फेलियर का जो डोज है इसकी 12.5 है। एंटी हाइपरटेंसिव डोज अलग है, फेलियर की डोज अलग है। तो लोसार्टान जो अगर आप दें तो 12.5 दे दें। ये तीन चीजें ये अभी ये आप जो दे रहे हैं स्पेसिफिक मेजर कर रहे हैं। साथ साथ जो है ना इस पेशेंट को आप इस बात को जो है ना जब आप ये तीन चीजें दे देते हैं, ये पेशेंट ज्यादातर जो होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में चले जाते हैं, जो कि आपने बीटा ब्लॉकर के जरिए ऑलरेडी इनको कम कर दिया चांस, लेकिन फिर भी चांस मौजूद है। लिहाजा इनको क्या करते हैं, लाजमी तौर पे अगर आप एंटीकोगुलेंट नहीं भी देना चाहते हैं तो प्लेटलेट इनहिबिटर्स भी देने चाहिए। 75 मिलीग्राम क्लोपिडेग्रोल या 75 मिलीग्राम सैलिसिलिक एसिड लाजमी तौर पे साथ देना पड़ेगा। और अगर आपको एक्को में मिल जाता है म्यूरल थ्रोम्बोसिस तो फिर आपको डेफिनेटली आपको एंटीकोगुलेंट देना होगा। विटामिन के एंटागोनिस्ट इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि हम इस्तेमाल करते हैं। और उसको फिर आईएनआर के साथ जो है रखते हैं, आईएनआर को उसको रखते हैं उसके साथ 2.5 to 3 टू के अंदर रखते हैं इसको, ताकि ये किसी तरह से म्यूरल थ्रोम्बोसिस सिस्टमिक एम्बोलिज्म में न चले जाए। ये स्पेसिफिक मेजर्स हैं जो हम आप करते हैं। सिम्टोमेटिक मेजर में ब्रेथलेसनेस हो रही है पेशेंट को क्या करना चाहिए, ऑक्सीजनेशन में बढ़ाएं इसकी। आप अगर 90% गिर गई है तो आप ऑक्सीजनेशन दें। आगे लिखते जाएं, उसके आगे पेन हो रहा है चेस्ट में तो इसका मतलब है कि स्कीमिया डेवलप हो रहा है पेशेंट को रिलेटिव, उसके लिए आप लॉन्ग एक्टिंग जो है वो कोरोनरी वासोडायलेटर डाल दें इसमें। ये सिम्टोमेटिक मेजर्स हैं जो अकॉर्डिंगली जो पेशेंट बताएगा उस हिसाब से आप उसको वो करेंगे। इवन कुछ लोग जो हैं वो जो है ब्रोंकोडायलेटर्स भी दे देते हैं। कुछ लोग को फायदा हो जाता है, नेबुलाइजेशन से भी फायदा हो जाता है। डिपेंड करता है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं। सिम्टोमेटिक मेजर्स। फिर उसके बाद जो होते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि आगे ना जाए, प्रोग्रेस ना करे, वो वही काम करें जो पहले मैंने बोला। अब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, जो पहले डिस्कस हुआ है वो ये कि आपको एंटीकोगुलेंट देना चाहिए था। और यहाँ पे जो है ना अगर आप समझते हैं कि आप आईएनआर को नहीं कर सकते, बार बार नहीं कर सकते, तो आप रिवॉक्सोब्रान देते हैं डायरेक्टली थ्रोम्बीन इनहिबिटर जो कहलाता है रिवॉक्सोब्रान, वो जो है ना कैप्सूल रोजाना दे दीजिए। इससे ये होगा कि हम इसका म्यूरल थ्रोम्बोसिस जो है उससे सिस्टमिक एम्बोलिज्म के चांस कम हो जाएंगे। ये आप कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर। और प्रिवेंटिव मेजर इसमें करते हैं वो करते हैं आप इसको लॉन्ग एक्टिंग पेंसिलिन देते हैं। बेंजाथीन पेंसिलिन 1.2 मिलियन हर मंथ आपको लगानी होगी, और ये काफी दिनों तक लगानी पड़ेगी आपको, 10 इयर्स मिनिमम। अगर आपने पकड़ा है अभी इस केस को, 10 इयर्स कम से कम लगानी होगी। तो ये प्राइमरी हार्ट डिजीज जो थी इसको रोमेटिक है, तो आपको ये लगानी है 10 साल। अब मैं आप सभा कल अभी परसों मैंने पूछा था, और ये तो या तो पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, वैल तो मेटल वैल तो तबाह हो गया, तो अब पेनिसिलिन देने का क्या फायदा है भाई इसका? बताओ। सेकेंडरी प्रिवेंशन पे दे रहे हैं ना आप, बेंजाथीन पेंसिलिन क्यों दे रहे हैं भाई? मेटल वैल तो तबाह हो चुका, अब क्या करेगी पेंसिलिन? खाक करेगी, लेकिन देना पड़ती है। क्यों?
Why? Anybody is listening to me can answer. अगर कोई लिसन नहीं कर रहा इसका मतलब सब जा चुके हैं। बाकी valves को prevent कर सकते हैं। हाँ, to save the aortic valve, tricuspid valve and pulmonary valve, वहां पे भी अगर ये हो गया प्रोसेस शुरू, फिर आपको जो है ना उन वेल्व्स को भी तबाही और बर्बाद हो जाएगा। तो बाई वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ट्राई वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, टेट्रा वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट। उसको रोकने के लिए पेंसिलिन को देना पड़ता है। अगर एलर्जिक है तो आप जाहिर है कि आप मैक्रोलाइड देंगे। आप मैक्रोलाइड से एलर्जी है तो सल्फा देंगे, सल्फा से एलर्जी है तो टेट्रासाइक्लिन, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी शुड बी गिवन। ये प्रिवेंटिव मेजर जो है ना आपको करने पड़ेंगे इस पेशेंट को। साथ साथ इसमें प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आप जो देते हैं वो HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर भी देते हैं। चलो आप ही बता दें जो आप बता रही थी, इसमें HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर क्यों देते हैं भाई? तो क्या फायदा है? इसका कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, LDL कोलेस्ट्रॉल है 80, HDL कोलेस्ट्रॉल है 50, अब फिर भी आप दे रहे हैं। और मैटल वाल्व डिजीज है, MR है, क्यों? HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर का क्या फायदा है यहाँ पे? क्यों दे रहे हैं? प्रिवेंटिव मेजर, वाई? व्हाट इज द आंसर? तो आपने पहले जवाब दिया है इसका। Because after the chronic usage of HMG co-reductive inhibitor, they will become coronary vasodilator. इस तरह से जो आपके पास जो मिसमैच हो रहा है सप्लाई एंड डिमांड का, उसको ये फायदा पहुंचाती है। इसलिए आप ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर इसके अंदर यहाँ प्रिवेंटिव मेजर लिखे, वहां ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे आ जाइए, सर्जिकल मेजर बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे हैं। कैथेटर बेस्ड सर्जरीज हैं, बैलून के जरिए भी करते हैं, इसको विदाउट बैलून भी करते हैं, परक्यूटेनियस कैथेटराइजेशन के जरिए भी करते हैं, वेल्व को रिपेयर भी करते हैं, इसको अंदर जो है स्टिचिंग भी करते हैं इसकी। बहुत सारे एंडोवास्कुलर सर्जरी जो कहलाती है, प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे, वो करते हैं इसमें। और अगर पेशेंट यंग है और आप समझते हैं कि इंजेक्शन फ्रैक्शन उसका कम होता जा रहा है और उसके अंदर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, बार बार उसको लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है और निया क्लास 4 में जा रहा है आपका पेशेंट, इसमें ओपन हार्ट सर्जरी करें। और अगर यंग पेशेंट है तो मैकेनिकल वेल्व को डाल दीजिए, और अगर ओल्ड एज का पेशेंट है तो बायोप्रोस्थेटिक वेल्व को डाल दीजिए। अगर आप मैकेनिकल वेल्व को डालेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो क्या करना होगा? फॉर एवर आपको जो है वो वार्फरिन सोडियम पे रखना होगा, ऑलवेज वार्फरिन सोडियम पे रखना होगा। तो आपको जो है ना वार्फरिन सोडियम रखनी है, और फिर क्या करना है, INR को रखना है 2.5 एटलीस्ट। लेकिन अगर बायोप्रोस्थेटिक वेल्व आपने डाला है किसी को, तो उसमें फिर आपको एंटीकोगुलेशन नहीं देना होता। तो बायोप्रोस्थेटिक वेल्व उन लोगों को देते हैं जो अनकोऑपरेटिव हो और डरते हो, खौफजदा हो, वो कहते हैं भाई हम नहीं खा सकते दवा वार्फरिन वगैरह, उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर मजबूरन आपको डालना पड़ता है। प्रेगनेंसी के अंदर आप सर्जरी कर रहे हैं तो फिर भी बायोप्रोस्थेटिक वेल्व को डालना पड़ता है, और किसी की उम्र 60-70 साल हो गई है तो फिर भी बायोप्रोस्थेटिक वेल्व को डालना होता है, टिश्यू वेल्व जो कहलाती है वो डालना होता है। अदरवाइज आप मेटल वेल्व जो होता है, मैकेनिकल वेल्व जो होता है उसका, वो अवेलेबल है मार्केट में, उसके बहुत सारे नाम हैं। अभी जदीद तरीन वेल्व्स हैं, वो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी गूगल में, वो आप ये डालते हैं ओपन हार्ट सर्जरी करके, लेकिन उसके लिए इंडिकेशन नहीं चाहिए, तो मैं भी अभी बता चुका हूँ। लिहाजा वो उस तरह आप कर लें, वरना एंडोवास्कुलर प्रोसीजर किया जाता है, AQH में भी किया जाता है, NICVD में भी किया जाता है, बाकायदा कैथेटर बेस्ड सर्जरी करते हैं और उसको जो है ना स्विंग करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और इनसफिशिएंसी को कम कर देते हैं। आजकल जो है ज़्यादातर जोर देते हैं एंडोवास्कुलर पे, लेकिन ये जो है ना इंडिकेटेड है। अगर ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं उसकी इंडिकेशन डेप्टेड इंडिकेशन है, अभी अभी मैंने आपको बता दी। रिपीटेड जो है ना फेलियर में जा रहा है पेशेंट, परमानेंट एडिमा हो रहा है, उसके अंदर एरिथमिया डेवलप हो रहे हैं, उसके अंदर बार बार जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, वो इजेक्शन फ्रैक्शन गिर गया, उसका नीचे गिर रहा है बराबर,
उस सूरत में फिर एंडोवास्कुलर सर्जरी नहीं करेंगे, बल्कि ओपन हार्ट सर्जरी करके या मैकेनिकल वाल्व डालें या टिश्यू बायोप्रोस्थेटिक वाल्व डालें। ये एक समरी जो है वो मैंने आपको अभी अभी बताई है, यानी मैटल वेल्व की डिजीज के अंदर मैटल रिगेगिटेशन के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया। तो आपको जो है ना, ये जो है ना मैटल वेल्व डिजीज को अगर आपको पढ़ना है तो फिजिकल एग्जामिनेशन को दुरुस्त करना होगा। अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन दुरुस्त कर लेंगे तो आप किताब से जब पढ़ेंगे या पेशेंट देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब आप ये कहेंगे जी हमें आता ही नहीं है कार्डियोवास्कुलर, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर आप लोग आपस में तय कर लीजिएगा, तो फिर उसको बताने की कोशिश करेंगे हम। यही हो सकता है ना, और तो कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ये काम है क्लिनिकल। जब क्लिनिकल का काम है तो फिर क्लिनिकल वर्क किया जाएगा। अब इसका जो सेशन 3 है और 4 है वो है एओर्टिक वेल्व, वो मैं रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज देता हूँ, वो आप सुन लीजिएगा, क्योंकि टाइम को तो बचाना है ना हमें। तो अगले जो है आपको जो है ना थर्सडे को हम मुझे जो बताना है वो फेलियर बताना है, इसलिए जो है ना मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, आप वो सुन लीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे इसको क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस पर आप नहीं करेंगे, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये इसके साथ, इसमें नहीं कीजिए। वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी चला जाता है बस दफ़ा, तो कोई पता नहीं होता कौन लोग सुन रहे हैं। इसलिए अल्लाह हाफिज़।